Harsh Academy. आगे हम लोग चर्चा करेंगे दक्षिण भारत राजवंश के बारे में। किसके बारे में? तो दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि दक्षिण भारत के राजवंश को पढ़ने का सीक्वेंस क्या है, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे इससे आगे। और मैं बता दूं दक्षिण भारत राजवंश जो है वो 500 से 1200 ईस्वी तक चला था, मैं पहले भी बता चुका हूं। देखते हैं सबसे पहले सीक्वेंस क्या है। तो दक्षिण भारत राजवंश में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे पल्लव वंश के बारे में। किन के बारे में? तो पल्लव वंश के बारे में, ठीक है। दूसरा हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो चालुक्य के बारे में। और चालुक्य के मैं बताया हूँ 3 पार्ट्स थे। कितने थे? 3। ये 3 भागों में बटा हुआ था। तो सबसे पहले चालुक्य में हम लोग पढ़ेंगे वातापी चालुक्य के बारे में, वातापी के चालुक्य के बारे में, ठीक है। उसके बाद वातापी चालुक्य के बाद हम लोग पढ़ेंगे बैंगी के चालुक्य, बैंगी के चालुक्य, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश। और राष्ट्रकूट वंश के बाद चालुक्य का तीसरा अंग जो है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे कल्याणी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य के बारे में, ठीक है। और कल्याणी के चालुक्य के बाद फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो 9वीं शताब्दी में फिर से चोलों का उदय हुआ था, तो उस चोल वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कब? तो सबसे अंतिम में, ठीक है। तो यह है इसका सीक्वेंस पढ़ने का, ठीक है दोस्तों। तो आज जो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वो है पल्लव वंश के बारे में, ठीक है। सबसे पहला कौन आया था? पल्लव वंश। उसके बाद चालुक्य के 3 अंग थे। देखिए ये पहला था वातापी, दूसरा बैंगी, तीसरा कल्याणी। मैं बता दूं चालुक्य के एक अंग से राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ था, जबकि दूसरे अंग से इसकी समाप्ति हो गई थी, ठीक है। तो बैंगी के चालुक्य से राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ था, वहीं कल्याणी के चालुक्य से राष्ट्रकूट वंश का अंत भी हो गया था, ठीक है। तो चालुक्य के 3 अंग कौन कौन से? वातापी के चालुक्य, बैंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। ये 3 अलग अलग स्थानों का नाम है, ठीक है। और वहाँ के जो चालुक्य थे वो अलग अलग नाम से जाने गए, ठीक है। उसके बाद हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे, चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पल्लव वंश के बारे में। क्या है? तो पल्लव वंश के बारे में। और पल्लव वंश का जो शासनकाल था, ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन था वो कब से कब तक है? 575 से 897 ईस्वी तक, ठीक है। पल्लव वंश में जो हम लोग पढ़ेंगे उसका ड्यूरेशन क्या है? 575 से 897 ईस्वी तक। चलिए शुरू करते हैं। तो पल्लव वंश का उदय जो है, पल्लव वंश का उदय जो है वो सातवाहक वंश की समाप्ति के बाद हुआ था। किसके? तो सातवाहक वंश, ठीक है। सातवाहक वंश की जब समाप्ति हुई थी उसके बाद कौन सा वंश आया था? तो पल्लव वंश आया था, ठीक है। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ है? तो कांची है। कहाँ है दोस्तों? कांची है। और यहाँ पे राजभाषा, इसकी जो राज्य थी वो क्या थी? संस्कृत थी। अगर पूछा जाए कि पल्लव वंश का राज्य भाषा क्या था, राष्ट्रभाषा नहीं, राज्य भाषा क्या था? तो संस्कृत था, ठीक है। राजधानी कहाँ थी? तो कांची थी। यहाँ के संस्थापक जो है वो बप्पा देव को माना जाता है, ठीक है। पल्लव वंश के संस्थापक किनको माना जाता है? बप्पा देव को माना जाता है। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो सिंह विष्णु थे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि पल्लव वंश के वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो जवाब में होगा सिंह विष्णु। वैसे संस्थापक किनको माना जाता है? तो बप्पा देव को माना जाता है। तो सिंह विष्णु चूंकि वास्तविक संस्थापक थे, इसलिए हम लोग सबसे पहले पल्लव वंश में चर्चा करेंगे। किन के बारे में? सिंह विष्णु के बारे में। सिंह विष्णु का शासनकाल कब से कब तक था? तो सिंह विष्णु का शासनकाल 575 से 600 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 575 से 600 ईस्वी तक, ठीक है। सिंह विष्णु जो थे वो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। क्या थे? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और भारवी नामक लेखक, भारवी नाम का लेखक इन्हीं के शासनकाल में रहा करते थे, इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। अगर पूछा जाए कि भारवी नामक लेखक जो थे वो किन के दरबार में रहते थे, जवाब क्या होगा? तो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, ठीक है। सिंह विष्णु के बारे में अगर और चर्चा करें तो मामल्लपुर में वराह मंदिर का निर्माण, ध्यान रखिएगा स्थान क्या था? मामल्लपुरम। कहीं कहीं मामल्लपुरम कहा जाता है, कहीं कहीं मामल्लपुर कहा जाता है, ठीक है। तो मामल्लपुर में वराह मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो सिंह विष्णु ने कराया था। मामल्लपुर में कौन सा मंदिर? वराह मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो सिंह विष्णु ने कराया था, ठीक है। और सिंह विष्णु एक ऐसे शासक थे जिन्होंने चेर,
चोल और पांड्य तीनों के शासक को हराया था। ठीक है, जो अभी हम लोग पढ़ाए इससे पहले जो हम लोग चर्चा किए चेर वंश, चोल वंश और पांड्य वंश के बारे में। ठीक है, जो संगम काल के राजा थे उन सबको किन्होंने हराया था? तो शिव विष्णु ने हराया था। ठीक है, तो ये थे शिव विष्णु। अब शिव विष्णु के बाद जो पल्लव वंश के अगला शासक हुए वो कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम थे। कौन थे? महेंद्र वर्मन प्रथम। और महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो 600 से 630 ईस्वी तक। ठीक है, महेंद्र वर्मन कब से कब तक शासन किए थे? तो 600 से 630 ईस्वी तक किए थे। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे महेंद्र वर्मन के बारे में। आखिर महेंद्र वर्मन के शासनकाल में क्या क्या हुआ था, तो देखते हैं। महान कवि थे ये महेंद्र वर्मन प्रथम जो थे, एक महान कवि थे और महान कवि के साथ साथ एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे। ठीक है, संगीत से बहुत लगाव था इनको और ये जैन धर्म के अनुयायी थे। शुरुआत में इन्होंने किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को अपनाया था, इसलिए इन्हें जैन धर्म के अनुयायी भी कहा जाता है। तमिल संत, बाद में क्या हुआ कि तमिल संत जिनका नाम अप्पर था, क्या था? अप्पर था, उनके प्रभाव में आकर के फिर शैव धर्म को अपना लिया। मतलब जैन धर्म को छोड़ दिया और कौन से धर्म को अपना लिया? तो शैव धर्म को, मतलब शिव भगवान को अपना लिया। ठीक है, आगे हम लोग चर्चा करें तो चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने महेंद्र वर्मन प्रथम पे आक्रमण किया था। किन्होंने? तो चालुक्य नरेश का मतलब होता है चालुक्य जो राजा थे जिनका नाम पुलकेशिन द्वितीय था, उन्होंने महेंद्र वर्मन पे आक्रमण किया और महेंद्र वर्मन को हरा दिया था। ठीक है, आगे क्या है कि मतविलास पहसन, और मतविलास पहसन ये तो एक नाम है। ठीक है, आखिर ये किस तरह का नाम है? तो मतविलास पहसन जो है वो पल्लव वंश का प्रमुख रचना है। क्या है? पल्लव वंश का प्रमुख रचना का नाम क्या है? तो मतविलास पहसन है। इसका रचना किन्होंने की थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। सबसे पहले अगर पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन बन सकता है पल्लव वंश का प्रमुख रचना कौन सी है? तो जवाब में क्या होगा? मतविलास पहसन होगा। ठीक है, अगर वही पूछा जाए कि मतविलास पहसन की रचना किन्होंने की थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। और महेंद्र वर्मन प्रथम का शासनकाल 600 से 630 ईस्वी था। उसके बाद महेंद्र वर्मन के बाद जो अगला शासक बने, दोस्तों देखिए शासक तो बहुत सारे आए थे। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में आज के टॉपिक में हम सिर्फ उन्हीं सारे शासकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन प्रथम के बाद जो अगला शासक हुए थे वो कौन हुए थे? नरसिंह वर्मन प्रथम हुए थे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 लगा हुआ है, प्रथम हुए थे। इनका शासनकाल कब से कब तक था? तो 630 से 668 ईस्वी तक, 630 to 668। ओके, तो ये इनका शासनकाल का अवधि था। अब अगर नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में हम लोग चर्चा करें तो पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली शासक किसे माना जाता है? तो नरसिंह वर्मन को ही माना जाता है। अगर पूछा जाए कि पल्लव वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कौन थे, तो जवाब में क्या होगा? तो नरसिंह वर्मन प्रथम थे। ठीक है, और नरसिंह वर्मन महेंद्र वर्मन के पुत्र थे। किनका पुत्र थे? महेंद्र वर्मन के पुत्र थे। और नरसिंह वर्मन ने ही क्या किया? फिर पुलकेशिन द्वितीय को, किनको? पुलकेशिन द्वितीय को हराया और अपने पिता का बदला लिया। क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी पढ़े कि चालुक्य नरेश जो पुलकेशिन द्वितीय थे उन्होंने महेंद्र वर्मन प्रथम पे आक्रमण किया और उनको हरा दिया। तब जाकर के महेंद्र वर्मन के जब बेटा आए नरसिंह वर्मन, उन्होंने फिर से पुलकेशिन के साथ युद्ध किया। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया? पुलकेशिन को हरा करके अपने पिता का बदला ले लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वातापी कोंड का उपाधि, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वातापी कोंड का उपाधि किन्हें दिया गया था? तो नरसिंह वर्मन। या फिर पूछा जाएगा कि वातापी कोंड के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जवाब में क्या होगा? नरसिंह वर्मन प्रथम जाने जाते हैं। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में, नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में ही चीनी यात्री ह्वेंगसान का कांची में आगमन हुआ था। चीनी यात्री नाम क्या था? ह्वेंगसान। वो आए कहाँ थे? तो कांची में आए थे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ह्वेंगसान, चीनी यात्री ह्वेंगसान का आगमन कहाँ हुआ था? तो कांची में हुआ था। किनके शासनकाल में हुआ था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, और नरसिंह वर्मन ने ही रथ मंदिर का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? महाबलीपुरम में। रथ मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में। देखिए स्थान यहाँ पे लिखा हुआ है। और रथ मंदिर का खासियत क्या है कि यहाँ पे मंदिरों की संख्या 7 है।
कितनी है? तो मंदिरों की संख्या कुल 7 है और 7 होने के कारण इसे सप्त पेगोड़ा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखिएगा, सप्त पेगोड़ा। पूछा जाएगा कि सप्त पेगोड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? तो रथ मंदिर। रथ मंदिर कहाँ है? महाबलीपुरम में है। और रथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। ठीक है, चलिए अगला शासक कौन हुए? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय हुए। और नरसिंह वर्मन द्वितीय का शासनकाल जो रहा था वो कब से कब तक रहा था? 700 से 728 ईस्वी तक। ठीक है, हम लोग चर्चा करेंगे अब नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। तो देखिए, शांति का शासनकाल किसे कहा जाता है? तो नरसिंह वर्मन के जो शासनकाल था उसे शांति का शासनकाल कहा जाता है। ठीक है, और नरसिंह वर्मन ने कई मंदिरों का निर्माण करवाए थे, जैसे मुक्तेश्वर मंदिर। पहला क्या था? मुक्तेश्वर मंदिर। दूसरा बैंकुट पेरुमाला मंदिर। बैंकुट पेरुमाला मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन ने करवाया था। कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है, और कैलाशनाथ मंदिर को ही राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए कि कैलाशनाथ मंदिर या फिर राज सिद्धेश्वर मंदिर का भी निर्माण किन्होंने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने ही कराया था। और इन सारे मंदिरों के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। जो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा इन सारे मंदिरों का निर्माण करवाया गया, इन सारे मंदिरों के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई थी। किनके शासनकाल में? नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में दंडी रहा करते थे। कौन? दंडी रहा करते थे। दंडी कौन थे? तो संस्कृत के एक प्रसिद्ध लेखक थे। ठीक है, दंडी कौन थे? संस्कृत के एक प्रसिद्ध लेखक थे जिन्होंने देश कुमार चरित्र की रचना की थी। अगर पूछा जाए कि देश कुमार चरित्र की रचना किन्होंने की? तो दंडी ने की। ठीक है, दंडी कौन से भाषा के लेखक थे? तो संस्कृत भाषा के लेखक थे। ठीक है, तो इन्हीं के शासनकाल में दंडी रहा करते थे। किनके शासनकाल में? नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में। और फिर इनके पल्लव वंश के जो अंतिम शासक हुए वो कौन हुए? तो अपराजित वर्मन हुए। नाम से तो अपराजित है, लेकिन इन्हीं से क्या हो गया? पल्लव वंश की समाप्ति हो गई। और इनका जो शासनकाल था वो ध्यान रखिएगा 879 से 897 तक चला था। और मैं यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है, कि जो पल्लव वंश का जो अंत है वो कब हुआ था? 897 में हुआ था। ठीक है, तो अपराजित वर्मन के शासनकाल में ही पल्लव वंश की समाप्ति हो गई। कब हुई थी? 897 ईस्वी में। ठीक है, पल्लव वंश के बारे में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो किस वंश के बारे में चर्चा करेंगे? तो वातापी के चालुक्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ वातापी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम थे। अगर पूछा जाए कि वातापी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे, तो जवाब में क्या होगा? पुलकेशिन प्रथम थे। ठीक है, पुलकेशिन प्रथम का शासनकाल कब से कब तक चला था? तो 535 से 567 ईस्वी तक चला था। ठीक है, और पुलकेशिन प्रथम ने ही वातापी के चालुक्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? बादामी बनाया था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वातापी के चालुक्य की राजधानी बादामी किन्होंने बनवाया था, तो जवाब में क्या होगा? पुलकेशिन प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, उसके बाद अगला शासक कौन हुए वातापी चालुक्य के? तो पुलकेशिन द्वितीय हुए। पुलकेशिन प्रथम के बेटा पुलकेशिन द्वितीय हुए। और पुलकेशिन द्वितीय को ही चालुक्य के सबसे महान शासक, ये वातापी के चालुक्य के सबसे महान शासक के नाम से किसे जाना जाता है? तो पुलकेशिन द्वितीय को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने ही भारत के पश्चिम में स्थित गंग वंश, कदम वंश के शासक का नाम क्या था? हर्षवर्धन को हराया था। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये उठेगा कि गंग वंश और कदम वंश के शासक कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। और हर्षवर्धन को ही किन्होंने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। ठीक है, उसके बाद पुलकेशिन द्वितीय को ही परमेश्वर की उपाधि प्राप्त हुई थी। परमेश्वर के नाम से किसे जाना जाता था? तो जवाब में क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय होगा। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में ऐहोल की रचना की गई थी। किनके द्वारा? तो रविकीर्ति के द्वारा। ऐहोल नामक जो एक अभिलेख था उसकी रचना किनके द्वारा की गई थी? तो रविकीर्ति के द्वारा की गई थी। और ऐहोल यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी रचना में, इसी अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में उल्लेख किया गया है, चर्चा किया गया है। इसलिए ऐहोल अभिलेख जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पूछा जाए कि पुलकेशिन द्वितीय का चर्चा
या उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ऐहोल अभिलेख में किया गया है। ऐहोल की रचना किनके द्वारा की गई है? तो रवि कीर्ति के द्वारा की गई है। ठीक है, और इन्होंने ही पुलकेशिन द्वितीय ने ही बैंगी को जीता था। बैंगी जो आंध्र प्रदेश है अभी, ठीक है, बैंगी जब हम लोग पढ़ेंगे बैंगी के चालुक्य के बारे में, तो बैंगी जो है वो अभी क्या है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि आंध्र प्रदेश को किन्होंने जीता था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जीता था। उस समय इस आंध्र प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो बैंगी के नाम से जाना था। ठीक है, और जब उन्होंने बैंगी को जीता तो बैंगी को जीत करके बैंगी के चालुक्य की स्थापना कर दी, जो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। अभी मैं बताया था वातापी चालुक्य के बाद हम लोग बैंगी के चालुक्य के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश के बारे में चर्चा करेंगे, और राष्ट्रकूट वंश के बाद फिर हम लोग किसका चर्चा करेंगे? कल्याणी के चालुक्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यही पुलकेशिन द्वितीय जो थे उन्होंने बैंगी को जीता, और बैंगी को जीत करके क्या कर दिया? तो अपने भाई विष्णुवर्धन को इसका शासक बना दिया। और जब अपने भाई विष्णुवर्धन को इसका शासक बना दिया तो यहीं से चालुक्य का जो है वो दूसरा अंग खुला, जिसको हम लोग बैंगी के चालुक्य कह सकते हैं। और बैंगी को ही अभी आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग देखें तो पुलकेशिन द्वितीय के बाद जो वातापी के चालुक्य के बाद अगला शासक हुए थे वो कौन हुए थे? तो विक्रमादित्य हुए थे। अगला शासक कौन हुए थे? विक्रमादित्य हुए थे। और फिर इस वातापी चालुक्य के सबसे अंतिम शासक, वातापी के चालुक्य के सबसे अंतिम शासक कौन हुए थे? तो कीर्तिमान द्वितीय हुए थे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि वातापी के चालुक्य के सबसे अंतिम शासक कौन थे? तो कीर्तिमान द्वितीय थे। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे बैंगी के चालुक्य के बारे में। देखिए अभी वातापी के चालुक्य के बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी किए, अब आगे पढ़ेंगे बैंगी के चालुक्य के बारे में। अभी मैं बताया कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा जब बैंगी को जीता गया, इट मीन्स आंध्र प्रदेश को जीता गया, और अपने भाई विष्णुवर्धन को उन्होंने क्या बना दिया? वहाँ का राजा बना दिया, तब जाकर के चालुक्य का दूसरा अंग का उदय हुआ। वो दूसरा अंग क्या था? तो बैंगी के चालुक्य था। ठीक है, तो आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो बैंगी के चालुक्य के बारे में चर्चा करेंगे। और बैंगी के चालुक्य से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? तो इसके संस्थापक कौन थे? तो मैं अभी बताया विष्णुवर्धन, क्योंकि सबसे पहला राजा वही थे विष्णुवर्धन, तो उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। किसकी? तो बैंगी की। ठीक है, उसके बाद राजधानी, इसकी राजधानी बैंगी के चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो खुद बैंगी ही थी। बैंगी चूंकि एक स्थान का नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मैं यूज कर रहा हूँ जैसे वातापी के चालुक्य। ठीक है, तो वातापी एक स्थान का नाम है, यहाँ जो चालुक्यों का शासन था उसको क्या कहा गया? वातापी के चालुक्य। बैंगी के चालुक्य का मतलब है, देखिए मैं यहाँ भी यूज किया हूँ बैंगी के चालुक्य के बारे में। तो बैंगी एक स्थान का नाम है, यहाँ पे जो चालुक्यों का शासन हुआ वो चालुक्य को क्या कहा गया? तो बैंगी के चालुक्य कहा गया। तो इनकी राजधानी भी कहाँ थी? तो बैंगी थी, है ना। और ये जो विष्णुवर्धन थे, विष्णुवर्धन के पत्नी का नाम आयना महादेवी था। क्या था? आयना महादेवी। और आयना महादेवी ने ही विजयवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण कराई थी। अगर पूछा जाए कि विजयवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किन्होंने कराई थी? तो आयना महादेवी ने कराई थी। आयना महादेवी कौन थी? तो विष्णुवर्धन, जो बैंगी के चालुक्य के संस्थापक थे, उनकी पत्नी थी। ठीक है, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि विष्णुवर्धन की पत्नी का नाम क्या है? तो जवाब में क्या होगा? आयना महादेवी होगा। ठीक है, और बैंगी के चालुक्य सबसे जो महाप्रतापी शासक थे उनका नाम क्या था? तो विजयादित्य तृतीय था। क्या था? विजयादित्य तृतीय था। चलिए इससे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पापनाथ मंदिर। ठीक है, पापनाथ मंदिर, तिरुपाछ मंदिर, इन सारे मंदिरों की स्थापना जो है वो चालुक्य शासनकाल में ही हुआ था। अगर पूछा जाए कि पापनाथ मंदिर या तिरुपाछ मंदिर का स्थापना किनके शासनकाल में हुई थी? तो चालुक्यों का शासनकाल में ही हुआ था। अगर पूछा जाए कि विजयवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाई थी? ठीक है, तो जवाब में क्या होगा? आयना महादेवी ने कराई थी। ठीक है, चलिए आगे हम लोग वातापी चालुक्य के बाद मैं बताया था, जब वहाँ सीक्वेंस में बता रहा था, वातापी चालुक्य से उदय हुआ था किसका? तो राष्ट्रकूट वंश का। किसका? राष्ट्रकूट वंश का चालुक्य उदय हुआ था। और जब राष्ट्रकूट वंश
चला, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश की समाप्ति जो हुई थी वो इसी का चालुक्य का तीसरा अंग, जिसे हम लोग कल्याणी के चालुक्य के नाम से जानते हैं, उसी से हुई थी। इट मीन्स बेंगी के चालुक्य के बाद सबसे पहले हम लोग चर्चा किसके बारे में करेंगे? राष्ट्रकूट वंश के बारे में चर्चा करेंगे। राष्ट्रकूट वंश के बाद फिर हम लोग कल्याणी के चालुक्य के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग सीक्वेंस में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या आया? पल्लव वंश आया। पल्लव वंश के बाद क्या आया? तो वातापी के चालुक्य आए, जो वातापी के लोग थे, ठीक है, चालुक्य लोग, उन्हें क्या कहा गया? वातापी के चालुक्य, ठीक है। और वातापी के चालुक्य के बाद फिर क्या है? बेंगी के चालुक्य आए। और बेंगी के चालुक्य की समाप्ति जब हुई तो राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ। और राष्ट्रकूट वंश की जब समाप्ति हुई तो कौन सा चालुक्य आया? तो कल्याणी के चालुक्य आए। इसके बाद सबसे अभी हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रकूट के बारे में। आगे हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रकूट वंश के बारे में। और मैं अभी बताया कि राष्ट्रकूट वंश का उदय कैसे हुआ? तो बेंगी के चालुक्य, और बेंगी कौन सा स्थान के नाम, अभी उसका नाम क्या है? तो आंध्र प्रदेश। जब बेंगी की समाप्ति हुई, बेंगी के वंश के, ठीक है, उसके बाद राष्ट्रकूट वंश का उदय हुआ। और राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग का शासनकाल कब से कब तक है? 735 से 756 ईस्वी तक, ठीक है। इन्होंने ही, दंती दुर्ग ने ही मान्यखेत को राष्ट्रकूट वंश की राजधानी बनाया था। किन्होंने बनाया था? तो दंती दुर्ग में। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ है तो मान्यखेत है, ठीक है। उसके बाद दंती दुर्ग के बाद अगला शासक कौन हुए? तो कृष्ण प्रथम हुए। कौन हुए? कृष्ण प्रथम। और कृष्ण प्रथम से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और एलोरा जो एक चट्टान है दोस्तों, ठीक है, और वो एक चट्टान है, एक चट्टान से कटवा करके और एक मंदिर का निर्माण करवाया था। किन्होंने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। इसलिए इसे कहा जाता है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किन्होंने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कृष्ण प्रथम के बाद अगला शासक कौन हुए थे राष्ट्रकूट वंश के? तो गोविंद द्वितीय हुए थे, ठीक है। उसके बाद ध्रुव प्रथम हुए, उसके बाद गोविंद तृतीय हुए, उसके बाद अमोद वर्ष हुए, और फिर अंतिम शासक कौन हुए थे? कृष्ण तृतीय हुए थे। चलिए, ये तो सीक्वेंस है कि इतने सारे शासक आए थे, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है अमोद वर्ष के बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग अमोद वर्ष के बारे में कुछ जानते हैं। तो कवि राजमार्ग की रचना किन्होंने की थी? तो अमोद वर्ष ने किए थे, ठीक है। भाषा कौन सी थी? जो कवि राजमार्ग की रचना हुई थी वो कौन से भाषा में की गई थी? तो कन्नड़ भाषा में की गई थी। अगर पूछा जाए कि कवि राजमार्ग की रचना किन्होंने की थी? तो अमोद वर्ष ने की थी। किस भाषा में की थी? तो कन्नड़ में की थी, ठीक है। और इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि एलोरा व एलिफेंटा का गुफा जो है, एलोरा व एलिफेंटा का गुफा का निर्माण इसी वंश में हुआ था, राष्ट्रकूट वंश में ही हुआ था। और इसमें कुल 34 सेल परत थे। ये जो एलोरा व एलिफेंटा का गुफा था उसमें कुल 34 सेल परत थे, और 34 सेल परत अलग अलग धर्मों के थे, ठीक है। उसमें पहला क्या है? 1 से 12 तक जो थे, ठीक है, 1 से 12 तक वो किन लोगों के लिए था? तो बौद्ध धर्म के लिए, ठीक है। और 13 से 29 ये किन के लिए था? हिंदुओं के लिए था, हिंदू का। और फिर 30 से 34 जो था वो जैन के लिए था, ठीक है। तो इतने सारे कुल कितने सेल परत थे? तो 34 थे। 1 से 12 बौद्ध धर्म का, ठीक है, 13 से 29 हिंदू का, और 30 से 34 जैन का, ओके। उसके बाद यहीं से जब कृष्ण तृतीय, ठीक है, जो इसके अंतिम शासक हुए, उसके बाद जो वंश आया वो कौन आया? कल्याणी के चालुक्य। मैं अभी बताया कि राष्ट्रकूट वंश का उदय कल्याणी के दूसरे अंग से हुआ था, ठीक है, जबकि राष्ट्रकूट वंश की समाप्ति कल्याणी के चालुक्य तीसरे वंश, जिसको हम लोग कहते हैं कल्याणी के चालुक्य से हुआ था, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कल्याणी के चालुक्य के बारे में। तो कल्याणी के चालुक्य की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो तेलप द्वितीय के द्वारा किया गया था। स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तेलप द्वितीय के द्वारा किया गया था। और कल्याणी के चालुक्य के सबसे महाप्रतापी शासक कौन थे? तो विक्रमादित्य षष्ठ थे, ठीक है। अगर पूछा जाए कि कल्याणी के चालुक्य के महाप्रतापी शासक कौन थे? तो विक्रमादित्य षष्ठ थे, ठीक है। और इन्हीं के शासनकाल में 2 कवि रहा करते थे, विल्हन और विज्ञानेश्वर। विल्हन ने किसकी रचना की थी? तो विक्रमांक चरित्र का। अगर पूछा जाए विक्रमांक चरित्र की रचना किन्होंने की थी? तो विल्हन ने की थी, है ना। वही अगर पूछा जाए
तो विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा की रचना की थी। और मिताक्षरा क्या है? तो एक हिंदू विधि ग्रंथ है, ठीक है। मिताक्षरा क्या है? हिंदू विधि ग्रंथ है। क्वेश्चन आ सकता है कि हिंदू विधि ग्रंथ मिताक्षरा की रचना किनके द्वारा की गई है? तो विज्ञानेश्वर के द्वारा की गई है। जवाब में क्या होगा? विज्ञानेश्वर के द्वारा की गई है। और फिर कल्याणी के चालुक्य के जो अंतिम शासक हुए वो कौन हुए थे? तेलप तृतीय हुए थे। कौन हुए थे? तेलप तृतीय। तब राष्ट्रकूट वंश की समाप्ति हुई। उसके बाद मैं बताया था सीक्वेंस में कि हम लोग पुनः चोल के बारे में पढ़ेंगे और फिर 9वीं शताब्दी में चोल वंश का उदय हुआ था। एक बार तो हम लोग पढ़े, दूसरी और तीसरी शताब्दी में भी थी, और फिर दूसरा उदय इसका कब हुआ था? तो 9वीं शताब्दी में। तो देखें हम लोग क्या है कि अब हम लोग पढ़ेंगे चोल वंश के बारे में। तो चोल वंश का स्थापना विद्यालय के द्वारा किया गया था। चोल वंश किस चोल वंश? जो 9वीं शताब्दी में आए थे, 9th सेंचुरी में आए थे, उस चोल वंश का स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो विद्यालय के द्वारा किया गया था। और राजधानी कहाँ बनाई गई थी? तो तंजौर बनाए गए थे, ठीक है। तंजौर को ही जीत करके तंजौर बनाए गए थे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनकी राजधानी 3 थे, उसमें तंजौर भी मैं बताया था, ठीक है। उसके बाद विद्यालय के बाद इसके जो अगला शासक हुए चोल वंश के, वो कौन हुए? तो प्रांतक प्रथम हुए। कौन हुए? प्रांतक प्रथम हुए। और प्रांतक प्रथम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि तकोल्लम का युद्ध, ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में लड़ा गया था। तकोल्लम का युद्ध प्रांतक प्रथम के शासनकाल में ही लड़ा गया था। और तकोल्लम का युद्ध जो था वो राष्ट्रकूट और चोलों के बीच लड़ा गया था, ठीक है। प्रांतक प्रथम के बाद उसके जो अगले शासक हुए, ठीक है, उसके बाद वो कौन हुए? राजराज प्रथम। और राजराज प्रथम को ही 9वीं शताब्दी में उदय हुआ चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। किनको? तो राजराज प्रथम को माना जाता है, ठीक है। और राजराज प्रथम के शासनकाल में क्या हुआ था? तंजौर में जो प्रसिद्ध वीरदेश्वर मंदिर है, ठीक है, उसका निर्माण हुआ था। कब? 1010 ईस्वी में। किनके शासनकाल में? राजराज प्रथम के शासनकाल में। और राजराज प्रथम के बाद जो अगला शासक हुए वो कौन हुए? राजेंद्र प्रथम। उनका शासनकाल 1004 से 1040 था। और इनके समय में जो कुछ प्रमुख घटनाएं थी वो क्या थी? तो मास्को का युद्ध इन्हीं के शासनकाल में लड़ा गया था। और मास्को का युद्ध जो है वो चोल और चालुक्यों के बीच में लड़ा गया था। और फिर राजेंद्र प्रथम को ही गंगेकोंड की उपाधि प्राप्त हुई थी। अगर पूछा जाए कि गंगेकोंड की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी, तो राजेंद्र प्रथम को हुई थी। और फिर इनके जो अंतिम शासक थे, चोल वंश के अंतिम शासक थे, वो कौन थे? राजेंद्र तृतीय हुए थे, ठीक है। तो ये था दक्षिण भारत का राजवंश के बारे में। और हम लोग पार्ट 2 अच्छे से डिस्कस किए। अब जो आगे जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे धार्मिक आंदोलन के बारे में। और धार्मिक आंदोलन में हम सबसे पहले चर्चा करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। उसी का फिर पार्ट 2 आएगा जब धार्मिक आंदोलन का, उसमें हम चर्चा करेंगे जैन धर्म के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। घर में रहिए, सेफ रहिए।